Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आपका एनवायरमेंट वाला पेपर है उसका यूनिट 2, वो भी हिंदी भाषा में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं इंग्लिश में भी ये वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो अब यहाँ पे जो आपकी यूनिट 2 है इसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। तो अब ये जो हमारा तंत्र है ये क्या है इसको समझते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, है ना, वो इसके जो घटक हैं उन्हें हम पढ़ेंगे और कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड ही आता है। पारिस्थितिकी तंत्र वह जैविक और अजैविक घटकों का एक संगठित समूह है जो एक दूसरे के साथ क्रियावली करते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें या सपोज अगर आप किसी घने जंगल में जाते हो तो आप वहाँ पे क्या देखते हो कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं, जीव जंतु हो गए, इसमें आपके प्लांट्स, इंसेक्ट, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सूर्य जो है ऊर्जा प्रदान करता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं कि जो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रियावली करते हैं। इसमें सभी जीवित और निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे कि पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, मिट्टी, पानी, वायु, सब कुछ। अब पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक जो हैं कौन कौन से हैं? आपके पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटकों में आपके जैविक घटक आते हैं, यानी कि वो जो कि जीवित हैं, जिसमें आपके क्या होंगे, आपके प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे जैसे कि आपके प्लांट्स, फिर आपके उपभोक्ता यानी कि आपके कंज्यूमर जो कि जानवर जो उन प्लांट्स को खाते हैं, फिर आ जाएंगे आपके विघटनकर्ता, और फिर होता है आपका अजैविक घटक। अजैविक घटक यह निर्जीव होते हैं जैसे कि आपकी सूर्य की ऊर्जा, वायु, जल, मिट्टी, ये सारे आपके अजैविक घटक हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा जैविक और अजैविक घटक। अब यहाँ पर हमें बता रखा है कि ये जो है पिक्चर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको घटते क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का अमाप, यानी कि सबसे पहले हमारा जो है व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति से पूरी जनसंख्या बनती है, उससे पूरा समुदाय बनता है, फिर एक परितंत्र बनता है, फिर एक बायोम बनता है, तब जाके कहीं एक पूरा आपका जीव मंडल बनता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आपके मैंने आपको बता दिए हैं। आपके जैविक घटक और अजैविक घटक हैं, इनको डिटेल में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके उत्पादक होते हैं, यानी कि जो कि सूर्य के ऊर्जा का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जो हमारे पौधे हैं वो एक क्रिया करते हैं जिस क्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस क्रिया के द्वारा जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, पौधों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि पौधों को ऊर्जा इसी क्रिया से मिलती है। फिर जब जो है उपभोक्ता इसे खा लेते हैं, ठीक है, उपभोक्ता ये वे जीव होते हैं जो उत्पादकों और अन्य उत्पादकों का सेवन करते हैं। तो उपभोक्ताओं को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है आपके प्राथमिक उपभोक्ता और दूसरे हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक में आपके सारे शाकाहारी आ जाते हैं जैसे कि आपके घास खाने वाले जानवर, और अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो वो मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं। फिर क्या रहता है, फिर होते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता जो उस उच्च स्तर के मांसाहारी हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं। फिर लास्ट में एक हमारे विघटनकर्ता यानी डिकम्पोजर्स भी होते हैं। जैसे कि कोई पौधा मर गया, कोई जीव मर गया, तो फिर उसके जो जानवर के जो है उसके पोषक तत्वों को तोड़कर जो है वो वापस से उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उनका विघटन कर देते हैं। अब आता है आपका अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या रहता है, ये वे घटक होते हैं जो निर्जीव हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों पर ये प्रभाव डालते हैं। इन घटकों में क्या क्या शामिल है, ये सारे आपके घटक हैं, ये आपको पढ़ लेना है। सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा हो गया, आपका जल, वायु, मिट्टी, ये सारे आपके अजैविक घटकों में आते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जो है हमारी इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अब तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का मतलब है कि जीवित और निर्जीव घटकों का यह एक प्रकार का संगठित समूह रहता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो पौधे और जो शैवाल हैं वो इसमें उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक जीवित होते हैं? तो घटकों की बात करें तो जैविक घटक इसके जीवित होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अभी तो हम यूनिट वाइज सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा तो उससे पहले हम आपकी लाइव क्लासेस लेंगे। लाइव क्लासेस के अंदर हम आपको करवाएंगे MCQ प्रैक्टिसेस, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद है आपके विघटनकर्ता। विघटनकर्ता का कार्य क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है। विघटनकर्ता यानी कि डिकम्पोजर्स, और इनका कार्य है मृत पौधों और जानवरों को तोड़कर पोषक तत्वों को पुनः पारिस्थितिकी तंत्र में वापस डालना। ठीक है, वापस से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से हम कह सकते हैं रेप्लेनिश हो जाते हैं। ठीक है, रेप्लेनिश यानी कि दोबारा से नए हो जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक कौन से हैं? तो सिंपल सी बात है, हमें जैविक अजैविक पता है। जैविक में हमारे कौन से आएंगे? जैविक में आएंगे जो जिंदा हैं, ठीक है, जैसे कि पौधे, जानवर, बैक्टीरिया। वहीं अजैविक में क्या आएगा आपका? मिट्टी, जल और वायु, जो कि जिंदा नहीं है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता कौन होते हैं? ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखेंगे कि वे जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्या वो उपभोक्ता है, या फिर जो मृत कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं, जो उत्पादन करता है अन्य जीवों का सेवन करते हैं, या जो केवल शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मोस्ट रेलेवेंट इसके लिए लग रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वे जो उत्पादन करता पौधे या अन्य जीवों का सेवन करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में वायु किस घटक का हिस्सा होती है? तो सिंपल सी बात है, वायु आपका अजैविक घटक का हिस्सा होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का? यह तंत्र के सभी जैविक घटकों की गतिविधियों को प्रभावित करता है ना। जो टेम्परेचर है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम की जो भी वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, ये उससे क्या करता है? इन्फ्लुएंस भी करता है। अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं जीवीय घटक और अजीवीय घटक का वही दे रखा है आपको। मैं कह सकती हूँ कि एक डायग्राम सा इसको आप समझ सकते हैं। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहां से भी इसको देख सकते हैं। मनुष्य सर्वभक्षी यानी कि ओमनिवोरस होने के कारण एक से अधिक पोषक स्तर के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पोषक के जो स्तर होते हैं, ये रहे आपके पोषी स्तर, इसको हम समझेंगे। ये आपके आहार श्रृंखला है, थलीय और जलीय दोनों आपको दे रखे हैं। तो थलीय वाले में हमारा घास है, घास को टिड्डी खाती है, फिर मेंढक, फिर सर्प, फिर चील। तो ये एक जो है श्रृंखला चलती रहती है। तो हमें यहाँ पर 5 पोषी स्तर देखने के लिए मिल रहे हैं। सेम टू सेम अगर हम जलीय पर्यावरण की बात करें तो वहाँ पर हमें पादप प्लवक, जीव प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। सो ये आपका क्या है? थलीय और जलीय आपको यहाँ पे फूड चेन देखने के लिए मिल रही है। इसको आपको पता होना चाहिए, लर्न कर लेना है। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आहार श्रृंखला के प्रकार की जो आहार श्रृंखला है वह कितने प्रकार की होती है, इसको मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपकी होती है चराई आहार श्रृंखला यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि घास से शुरू होती है। इस प्रकार की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकभक्षी होते हैं, जो पादप अथवा पादप भागों का उपभोग अपने भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, यानी कि वो पौधों को खाते हैं या उस पौधे का कोई भाग खाते हैं, जैसे कि फल, उसकी स्टेम, उसकी जड़, वो कुछ भी खा सकते हैं। यह आहार श्रृंखला हरे पादपों से आरंभ होती है और इस प्रकार की आहार श्रृंखला का उदाहरण नीचे दिया गया है। ठीक है, तो किससे शुरू होती है? ये हरे पादपों के आरंभ से, यानी कि घास से हम कह सकते हैं। ग्रास ऑपर जो है वो घास खाता है, मेंढक ग्रास ऑपर को खाता है, सर्प मेंढक को खाता है और चील सर्प को खाती है। तो ये सारा जो है हम समझ सकते हैं ये आपकी एक चराई की आहार श्रृंखला है, जिसको निम्न तरीके से दर्शाया गया है। आपको इसके स्टेप्स याद करने, कौन किसे खाता है। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है वो MCQ में। फिर हम चलेंगे दूसरे टाइप की आहार श्रृंखला में, जिसे हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, यानी कि अपरद आहार श्रृंखला। तो ये क्या है? तो इस प्रकार की आहार श्रृंखला जंतु और पादप कायाओं के मृत कार्बनिक के अपक्षयी और उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों, जैसे कि डेट्रिटस अपरद कहते हैं, से आरंभ होती है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है वहां से ये शुरू होती है। उसके बाद अपरद खाने वाले जीवों तक जाती है, जिन्हें अपरद भोजी यानी कि डेट्रिटस अथवा अपघटक कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। उनके बाद शाक भक्षी और अन्य परभक्षियों तक ये जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये ठीक है, पहले इसमें प्राथमिक अपरद है, फिर इसमें द्वितीयक अपरद आपको दिया गया है। जस्ट अ मिनट। मृत जीव है। ठीक है, मृत जीव में कुछ भी हो सकता है, उसको केचुआ खाएगा, केचुए को छुछुंदर खा लेगा। ठीक है गाइस, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे परजीवी आहार श्रृंखला। परजीवी आहार श्रृंखला यानी कि सपोज आपका हेड है और आपके हेड में हो जाती है जू, तो वो जो जू है वो क्या है? वो परजीवी है।
ठीक है, वो आपसे पोषण ले रही है। तो इस प्रकार की आहार श्रृंखला हरे पादपों से आरंभ होकर परजीवियों अथवा शाक भक्षियों तक जाती है, जिनको परजीवी कहते हैं। जैसे कि एक ज़ेब्रा है, उसमें एक शूत्र ये कीड़ा आ गया, फिर इसको एक मृतपोषी जीवाणु ने उसको डिकम्पोज कर दिया बाद में जाके। तो ये पूरी आपकी एक चेन बनती है। प्रकृति में आहार श्रृंखलाएं विभिन्न बिंदुओं पर परस्पर जुड़ी रहती हैं और एक आहार जाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो एक चीज से कई सारी आहार श्रृंखलाएं जब बनती हैं तो वो पूरा हमारा आहार जाल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे गाइस जल चक्र को, कि जल चक्र यानी कि जो आपका वाटर साइकिल है वो क्या है। तो हमारा जो वाटर साइकिल है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पानी है वो पृथ्वी से, पानी जो है वो पृथ्वी से क्या होता है, भाप बन के चला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो उसको हम पहले समझेंगे। इसमें पानी पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में घूमता है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पानी का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, यानी कि जो पानी है वो समुद्र, नदियों, ठीक है, झीलों से सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पानी जो है भाप बन के उड़ता है, जिसे हम कहते हैं आपका वाष्पीकरण। ठीक है, यानी कि पानी इवेपरेट हो गया। फिर आपका क्या रहता है, आपका संघनन रहता है। आकाश में जो है उड़ा हुआ पानी जब ठंडा होता है तो वह छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाता है, और उसी से हम क्या कहते हैं कि वो बादल बनते हैं। ठीक है, तो वो आपके बादल बन गए। फिर वो जो बादल हैं उसमें हम क्या देखते हैं, जो बादल हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि वो जब भारी हो जाते हैं तो वो पृथ्वी पर पानी छोड़ देते हैं, पृथ्वी पर पानी छोड़ देते हैं। यह पानी बारिश, ओले या हिमपात के रूप में गिरता है और इसे ही हम वर्षा कहते हैं। आई होप कि आपको तीनों स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। एक बार जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे के स्टेप्स को देखेंगे। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो है बहाव, यानी कि वर्षा के पानी का कुछ हिस्सा, ठीक है, वर्षा के पानी का कुछ हिस्सा मिट्टी में समा जाता है, जबकि बाकी पानी नदियों और झीलों में बहकर वापस समुद्र में चला जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए कि इसमें पूरा कैसे जो है ये बना हुआ है। ठीक है, ये बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया को, है ना। ओके, सो ये देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये वाष्पन हो रहा है, फिर बादल से वापस नीचे वर्षण हो रहा है, अपवाहन हो रहा है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम चलेंगे कार्बन चक्र पे। कार्बन चक्र को समझेंगे तो कार्बन चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में घूमता रहता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, देखो जो कार्बन है ना, कार्बन का उपयोग सब जगह रहता है। कार्बन हर एक जीव में जो है प्रेजेंट है, तो कार्बन पूरे उसमें मतलब घूमता भी है, ये आपको पता होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, हम्म, सो कार्बन का उपयोग सभी जीवों में होता है और यह वातावरण, पृथ्वी की सतह, महासागर और जीवों के बीच लगातार इसका आदान प्रदान भी हम देखते हैं। कार्बन चक्र की यह प्रक्रियाओं को समझेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, और वो उसका कार्बन चक्र में क्या रोल है। तो पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित करते हैं और इसे ग्लूकोज में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह मुख्य तरीका है जिसके द्वारा कार्बन पृथ्वी पर जीवों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका श्वसन, जब हम सांस लेते हैं। ओके, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स का आपको पता ही है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशनशिप।
अब हम देखेंगे विघटन, जब डिकम्पोजिशन होता है, तो जब पौधे और जानवर मरते हैं तो उनके शरीर को बैक्टीरिया और फंगस जैसे विघटनकर्ता तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस जाता है। ठीक है गाइस। देन दहन यानी कि कंबशन, जब भी हम कोयला, पेट्रोल, लकड़ी जैसी चीज़ों को जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। संवहन और अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन, तो महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर समुद्र को क्या कर देता है, अवसादित कर देता है और चट्टानों के रूप में जमा हो जाता है। तो ये देखो ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये सारी की सारी जो है ना प्रक्रिया, ये सब है। तो ये जो है मतलब आपको एक बार दोबारा से रीड करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप दिए गए नंबर्स पे हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है। और नोट्स जो हैं वो फ्री नहीं है, पेड हैं, लेकिन ज़्यादा चार्जेस नहीं है, नॉमिनल अमाउंट ही जो है वो हम आपसे चार्ज करते हैं। अब हम देखेंगे कार्बन चक्र का महत्व। तो यह पृथ्वी के वातावरण में कार्बन का संतुलन बनाकर रखता है, ये इसका महत्व है। यह जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब गाइस, जैसा कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू पढ़ने भी ज़रूरी हैं। जल चक्र में किस प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प से तरल जल में परिवर्तन होता है? ठीक है, यानी कि जो वाष्प है, वाष्प से वापस से लिक्विड बन रहा है, तो वो है आपका संघनन। जल चक्र में जल वाष्प कहाँ से उत्पन्न होती है, तो कहाँ से जाती है? अभी हमने पिक्चर में भी देखा था, ऊपर जो एक फिगर थी, तो यहाँ पे वो जो आपके क्या रहते हैं, आपके महासागर और जो आपके समुद्र होते हैं, उनका जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है और वहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ से जल वाष्प उत्पन्न हुआ है। फिर है कार्बन चक्र में कार्बन गैस का अवशोषण किस प्रकार द्वारा किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे, एमसीक्यू ये वाला। तो ये इसमें आपका देखो प्रकाश संश्लेषण है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के टाइम पर हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके अपने लिए एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की आपकी प्रक्रिया है। फिर कार्बन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्बन का स्रोत जो है वो आपका वायुमंडल ही है। फिर जल चक्र में वर्षा किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो जल चक्र में वर्षा संघनन प्रक्रिया का परिणाम है। कार्बन चक्र में कार्बन का मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? ठीक है, तो ये होता है आपके जानवरों की श्वसन क्रिया जो होती है उसके द्वारा उत्सर्जन हम देखते हैं। फिर जल चक्र में जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। कार्बन चक्र में पृथ्वी की सतह पर कार्बन का मुख्य स्रोत है आपके महासागर। अब हम यहाँ पर एक और टॉपिक को पढ़ेंगे जो है आपका पारिस्थितिक स्थितिकी अनुक्रम। तो ये भी ना आपके बुक में दिया हुआ था, तो आप उसको वहाँ से भी एक बार, अगर आप पे टाइम है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियोस को देख लीजिए। तो वीडियो से ना आपका एक बेस बन जाएगा थोड़ा सा, देन फिर आप अपनी यूनिट्स को भी रीड कर लीजिए और उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं बुक में, ताकि जो एमसीक्यू है ना, देखो छोटी छोटी चीज़ों से पूछा जाता है, तो हमें ना पूरा यूट्यूब पे ही रिलाई नहीं होना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप यूट्यूब के साथ साथ अपने जो बुक्स हैं ना उन्हें भी पढ़िए और वहाँ पर देखिए कि क्या छोटी छोटी स्मॉल डिटेल्स उसमें दी हुई हैं। तो उन स्मॉल डिटेल्स को भी आपको साथ के साथ लेकर चलना है, डायग्राम्स को, या साइड में कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह रहते हैं। तो क्योंकि देखो ये जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ये नोट्स हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है वो तो आपके बुक का ही है। सो उसको भी आपको करना है अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर नहीं है तो भी आप हमारे चैनल से पढ़ाई करके भी पास हो सकते हैं। मुझे पता है कि पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता, बट फॉर नॉलेज मैं बुक को सजेस्ट करती हूँ, इग्नू की बुक्स को। ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है, यानी कि प्रारंभिक अनुक्रम। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें जीवन की शुरुआत एक ऐसे स्थान से होती है जहाँ पहले से कोई भी जीवन नहीं था, जैसे कि नए ज्वालामुखी के कारण बनी भूमि, ग्लेशियर द्वारा छोड़ी गई भूमि, या कोई अन्य नए स्थल। तो ये होता है आपका प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पे पहले कोई भी नहीं था और सबसे पहले वहाँ पर आकर कोई भी लाइकेन, कोई भी शैवाल जैसे साधारण जीव आकर रहने लग जाते हैं। फिर बाद में वहाँ पर पौधे, झाड़ियाँ, ये सब बड़े बड़े पेड़ आते हैं। तो इसका उदाहरण आप कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के बाद जो नई भूमि बनती है उस पर जो जीवन की शुरुआत होती है,
तो वो आपका प्राथमिक अनुक्रम कहलाएगा। फिर होता है आपका द्वितीयक अनुक्रम। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीवन एक ऐसे स्थान पर लौटता है जहां पहले जीवन था, लेकिन किसी प्रक्रिया, आपदा या मानव गतिविधि के कारण जीवन वहां पर समाप्त हो गया। तो इसमें भूमि तो पहले से तैयार होती है, और यहाँ पर प्राथमिक अनुक्रम की तुलना में यहाँ पे जल्दी से आता है, जैसे कि वन की आग के बाद वापस से वनस्पति का पुनर्निर्माण होना इसका आपका उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करना चाहिए, वैसे मैं बताऊंगी, क्योंकि आपके जो बाकी के जो आपके पेपर्स हैं ना, उनके नोट्स एंड बाकी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे मिल जाती हैं, वो आप देख सकते हो। हमारे जो हमारा चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, उसका नाम है स्कॉलरली माइंड्स। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएंगे, लाइव क्लासेस होंगी, उन सब के लिंक्स जो होते हैं ना, उसी चैनल पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो कभी भी आप पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आपको जल्दी से जल्दी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो उसको आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल को। ओके।